हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों का यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का 500 क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जिसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं इस बार के नेट के एग्ज़ाम के लिए, उसको मैं पूरा आपके पास ला सकूँ तथा उसे अच्छे प्रकार से डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन समझा सकूँ। ये जो जितने भी क्वेश्चन है वो सोशियोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और ये हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो सोशियोलॉजी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, इसके अंतर्गत आप देखिएगा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कि सिर्फ उसका जो सिलेबस है उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आता है, बल्कि इसके अंदर आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, पॉलिटिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और ऐसे बहुत सारे समाज में जितनी परंपराएं हैं, जितना भी रीति रिवाज, जो नए नए कानून आ रहे हैं, उसका आपको अप टू डेट होकर रहना पड़ेगा और वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपको समाजशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न जनजातियों के विवाह के बारे में पूछा जा सकता है, विभिन्न जनजातियों का संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में क्या बोला गया वो पूछा जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो 500 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को टारगेट करें कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें हम क्वेश्चन को तो करें ही, साथ ही एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग 2-3 विषयों के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी हासिल कर सकें। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आज हम लोग 81 क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे और बहुत ही देखिए कि इस क्वेश्चन में, जबकि ये यूजीसी नेट का एग्जाम है, ठीक है, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया गया, लेकिन आप इस क्वेश्चन को करने के माध्यम से ही देखेंगे इसमें कितने सारे सब्जेक्ट के सिलेबस इसमें ज्वाइन हो गए हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 81 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है। देखिए, जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि जनजाति जो हमारे समाज में है, हमारे धर्म में है, बहुत सारे आपको जनजातियां देखने को मिलेगी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को झारखंड के कुछ जनजातियां तथा उसके जो शासन व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि खासी जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है। खासी जनजाति जो है उसकी उत्पत्ति कौन सी है। तो खासी जनजाति जो अपनी उत्पत्ति पौराणिक महिला पूर्वजों से मानती है। देखिए, हम लोग सबको जानते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, हम लोग तो पितृत्मक समाज को मानते आ रहे हैं, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन को क्यों चुना, क्योंकि इसके माध्यम से आप जान सके जो खासी जनजाति है, खासी जनजाति है उसके अंतर्गत यहाँ पे महिला का प्रधान रहता है, यहाँ पे मातृत्व समाज की प्रधानता रहती है। तो इसकी उत्पत्ति कौन सी है, महिला पूर्वजों से। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि महिला पूर्वज के को मानने वाले कौन सी जनजाति है, तो वो कौन सी हो जाएगी, खासी जनजाति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कि सती को डैश में अवैध घोषित किया गया। सती प्रथा जो थी हमारे समाज में, सती प्रथा मौजूद थी, ये हम सभी को पता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। तो यह कब किया गया था, 1829 में। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 देखते हैं। पूछा जा रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का संवैधानिक दायित्व निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, इसके सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का क्वेश्चन है, लेकिन किसके विषय में पूछा जा रहा है, संविधान के बारे में, अनुच्छेद के बारे में। तो आपको मैं एक डिटेल्स अनुच्छेद के बारे में, जितने अनुच्छेद है जो कि खासकर जनजातियों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, जो किस अनुच्छेद में क्या वर्णन किया गया है, इसका लेकर मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में बता दूंगी। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि ओबीसी जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा अनुच्छेद किया था। तो अनुच्छेद किया था 340(1), 340(2) और 16(15). अनुच्छेद नंबर 16(15) किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
84 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 84 बोला जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 84 में बोला जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। तो संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 29 है वो किसकी रक्षा करता है, अल्पसंख्यकों की ये रक्षा करता है, अनुच्छेद नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व की चर्चा करता है। तो मतलब संविधान के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है, किसके अंतर्गत करता है, लोकसभा के अंतर्गत करता है कि उनका लोकसभा में सीट रिजर्व रहेगा। ये अनुच्छेद हम लोग को 330 में बोला गया है। अनुच्छेद 330 में हम लोग देखते हैं कि संविधान में लोकसभा के अंतर्गत भारतीय जो एंग्लो इंडियन है उनका सीट रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पूछा जा रहा है कि मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन का मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया था। ये मार्क्सवादी संदर्भ में किसने विरोध किया था, तो अथ्यूजर ने इसका विरोध किया था। तो मानवतावादी एवं हिगेलियन आंदोलन के जो मार्क्सवादी संदर्भ के जो विरोधी थे उनका नाम क्या था, अथ्यूजर। और उन्होंने बताया था कि मानवतावाद जो है वो कई अर्थ तथा कई स्वरूपों में इसका विभक्त किया गया है, इसके निम्न प्रकार हो सकते हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने अथ्यूजर ने 3 प्रकार के का वर्णन किया था। अथ्यूजर ने कितने प्रकारों का वर्णन किया था, 3 प्रकारों का। इनका पहला प्रकार था मानवतावादी एवं हिगेलियन के अंतर्गत इनका पहला प्रकार था नैतिक मानवतावाद। उन्होंने किसका वर्णन किया था, नैतिक मानवतावाद का। और द्वितीय उन्होंने इसका वर्णन किया था दार्शनिक मानवतावाद का। उन्होंने दार्शनिक मानवता के बारे में, दार्शनिक मानवतावाद के बारे में अथ्यूजर ने बताया था। तीसरा इनका है स्वेच्छाचारी मानवतावाद। स्वेच्छाचारी मानवतावाद। कितने प्रकार के मानवतावाद का वर्णन किया था, 3 प्रकार के मानवतावाद के बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा जा रहा है कि किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं के समुदाय के रूप में कार्य नहीं करने देती है। जाति का वर्णन किसने किया था, हम लोग सभी जानते हैं कि जाति समुदाय ये सब के बारे में किन्होंने बताया है, बी आर अम्बेडकर जी ने बताया। उन्होंने क्या बताया है कि उनका विचार था कि जाति तथा जो अस्पृश्यता हिंदुओं के समुदाय में है वो एक दूसरे को कार्य करने नहीं देती है। उनके अनुसार हिंदू समाज में जो व्याप्त अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो है वो अम्बेडकर जी के लिए हिंदू धर्म को, मतलब हिंदू धर्म ही इसके लिए उन्होंने उत्तरदायी माना। उन्होंने लिखा कि जो छुआछूत की जो समस्या है वो वर्ग संघर्ष का एक मामला है। उन्होंने जाति व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे इसके जो दुर्गुण है उसके बारे में बताया है कि ये श्रमिकों का विभाजन करती है, ये व्यक्ति को अपनी रुचि से अलग करती है, बुद्धि की शारीरिक श्रम से इसको असंबद्ध करती है, जाति की जो गतिशीलता होती है ये उस पर रोक लगाती है। उसके बाद फिर महान उद्देश्यों का पोषण करने के श्रमिक के जो अधिकार होते हैं उससे उसको वंचित रखती है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि बी आर अम्बेडकर जी का विचार था कि जाति तथा जो अस्पृश्यता है वो हिंदुओं को समुदाय में इन निम्न कारणों से क्या करती है, अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है जनसंख्या विस्फोट मतलब उसका क्या अर्थ बोला जा रहा है, जनसंख्या विस्फोट से क्या तात्पर्य है।
तो बोला जा रहा है कि जन्म तथा मृत्यु दर में अभूतपूर्व जो परिवर्तन होता है, बोल रहा है कि जब किसी देश की जो जनसंख्या होती है उसकी मृत्यु दर में कमी होती है और बाल मृत्यु दर में भी कमी आती है, लेकिन जन्म दर और जीवन की जो प्रत्याशा होती है उसमें जब वृद्धि हो जाती है तो उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। हमारा 89 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी थी? किसकी अवधारणा? प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा। प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा किसने दी थी? R.K. मर्टन के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है इसका जब उन्होंने विश्लेषण किया तथा उन्होंने जब अपना एक पैराडाइम जब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से प्रकार्य और दुष्कार्य, व्यक्ति का प्रत्यक्ष और अंतर्निहित प्रकार्य, बहुप्रकार्य, अकार्य, प्रक्रियात्मक विकल्प, ये सब बारे में जब बताया तो उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया कि प्रक्रियात्मक विकल्प की अवधारणा प्रस्तुत होती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 पूछा जा रहा है कि अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। तो अनुसंधान संचालन की जो प्रक्रिया होती है उसकी उपकल्पना में उसका जब मतलब उसका जब स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है तो किस चीज का निर्माण किया जाता है? तो किसका निर्माण किया जाता है? अनुसरण अनुसंधान यंत्रों का चयन करता है। जब हम कोई भी सामाजिक तथ्य हो, घटना हो एवं उसके बारे में जब सिद्धांत बनाते हैं और उसके बीच जब संबंध बनाते हैं तथा एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस संबंध के अंतर्गत हमें क्या होती है? एक नए ज्ञान की जब प्राप्ति होती है तो उस ज्ञान को प्रयोग के लिए हम जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है अनुसंधान यंत्रों का चयन। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 पूछा जा रहा है कि स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? किसका? स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है? तो ये के डेविस एवं W.E. मूर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? के डेविस एवं W.E. मूर के बारे में। उन्होंने स्तरीकरण के बारे में क्या बताया है कि समाज में जो स्थितियां होती है वो किस आधार पर होती है? ऊंच नीच की भावना के आधार पर इसका निर्माण किया जाता है। तथापि क्या होता है कि ये जो स्थिति होती है ऊंचा या फिर नीचा होना, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस स्थिति का प्रक्रियात्मक महत्व कहीं अधिक हो जाए, कहीं अधिक हो रहा है या कहीं अधिक कहीं कम हो रहा है, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी पूर्ति सफलतापूर्वक से हो रही है कि नहीं। मतलब जो व्यक्ति ऊपर की स्थिति में पहुंचा है वो क्या अपना सारे शिक्षा ग्रहण करके उसकी आर्थिक स्थिति के अनुसार वो उस स्थान पे पहुंचा है कि नहीं, बोल रहा है। फिर यदि स्थान पर महत्वपूर्ण होता है और उसकी पूर्ति भी सरलता पूर्वक होती है तो उससे जो संबंधित जो व्यक्ति होता है जो उसकी प्रतिष्ठा भी कैसी होगी? ऊंची होगी। तो स्तरीकरण के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का उन्होंने वर्णन किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन पर किसने बल दिया है? समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक तथ्यों का किसने बल दिया है? तो इमानुएल दुर्खैम जी ने दिया है। उन्होंने सामाजिक तथ्य की जो अवधारणा है वह सबसे पहले उनकी जो पुस्तक थी रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक में उन्होंने अपने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किया था तथा इसके अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र का सामाजिक जो इसकी विषय वस्तु उसकी जो वास्तविकता है उसके बारे में बताया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया था? प्रदत्त परिस्थिति तथा अर्जित परिस्थिति में सर्वप्रथम किसने अंतर किया था? तो ये रॉल्फ लिल्टन के द्वारा दिया गया। प्रदत्त जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रदत्त मतलब आपको पहले से जो परिस्थिति प्राप्त, अर्जित मतलब हम जो परिस्थिति को ग्रहण करते हैं। मान लीजिए कि ये दो प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की परिस्थिति होती है, यानी कि हमारे समाज में स्थिति होती है। इसका रॉल्फ लिल्टन ने किस में बताया है? तो उनकी जो पुस्तक थी द स्टडी ऑफ मैन, उनकी पुस्तक का नाम है जिसकी उन्होंने रचना कब की थी? 19
36 में की थी। देखिए पुस्तक आ रहा है हर ईयर में, हर आपको 20 क्वेश्चन के अंतर्गत 2-5 पुस्तकों के बारे में तो पता, मतलब पुस्तक यानी राइटर तथा उनके जो पुस्तक है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन के माध्यम से ही पता चल रहा है। तब हम लोग आते हैं प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत। समाज में दो प्रकार की स्थिति होती है, दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती है। क्या क्या? एक प्रदत्त जो कि हम लोग को जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, और एक होती है जो कि हम लोग को अर्जन करना पड़ता है। मान लीजिए कि आप अपने परिवार में जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, आपसे कोई छोटा भाई बहन है होता है, या फिर आपसे कोई बड़ा कोई भाई बहन है, तो आप उसके भाई बहन कहलाएं, आप उसको दीदी भैया बोलेंगे, या फिर आपसे छोटा अगर कोई भाई बहन होता है तो वो आपको दीदी भैया बोले। तो इसमें आपको कोई दे नहीं रहा है, कोई आपको गिफ्ट नहीं कर रहा है कि आपको भैया बोलेगा या दीदी, वो आपको ऑलरेडी मिल जा रहा है। लेकिन अगर आप पढ़ लिख के टीचर बनते हैं तो ये आप क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 94 हम लोग देखते हैं कि दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार क्या है। तो दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार कौन सा हो जाता है? टोटमवाद। टोटम किसे कहा जाता है? जिसमें कोई जनजाति या फिर कोई समूह के लोग किसी मुख्य रूप से कोई पशु या कोई पौधा के से अपना संबंध बनाते हैं, उनके पूरे समूह का कोई एक पशु या पौधे, और जिस पशु या जिस पौधे के साथ उनका संबंध होता है वो उस पर बहुत ही गहरी आस्था रखते हैं, जिसे कि टोटमवाद कहते हैं। और वो अपने टोटम से, उस पशु या पौधे को ही टोटम कहा जाता है, और उस टोटम से ही उनका पहचान निर्धारित होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा जा रहा है कि जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की पुस्तक दी गोल्डन बाउ में किन पक्षों को प्रस्तुत किया गया है। तो जेम्स जॉर्ज फ्रेजर की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने धर्म तथा जादू के बारे में बताया है, और उनके अनुसार वो बताते हैं कि जो जादू है वो 2 प्रकार के जादुओं का उन्होंने वर्णन किया है। इसके अंतर्गत वो कितने प्रकार के जादुओं का वर्णन किया है? 2 प्रकार के जादुओं का वर्णन किया है। पहला जादू है उनका अनुकरणात्मक जादू। पहला जादू क्या है उनका? अनुकरणात्मक जादू। और दूसरा है उनका संक्रामक जादू। संक्रामक जादू। तो अनुकरणात्मक जो जादू है उसमें जो व्यक्ति का जो परिणाम चाहता है उसका अनुकरण करता है, और संक्रामक जादू में एक बार संपर्क में आई वस्तु सदा संपर्क में आई मानी जाती है। ये 2 प्रकार के उन्होंने जादू का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 देखते हैं कि मिचेल के सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है। तो मिचेल ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 6 प्रकार का किया। उनके क्या क्या है कि जो सामाजिक मापदंड का जो उन्होंने बात बताया है उसमें पहला नंबर उन्होंने बताया कि अशिक्षा से सार्वजनिक शिक्षा में, या सार्वभौमिक शिक्षा बोला जाए, सार्वभौमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। मान लीजिए कि जो समाज अशिक्षित है उसको क्या किया जाए? सार्वभौमिक शिक्षा के रूप में परिवर्तित किया जाए, और एक तंत्र से एक राजा एक प्रजा, इस प्रकार का जो है व्यवहार है, एक तंत्र से प्रजातंत्र में परिवर्तन किया गया है। एक तंत्र से प्रजातंत्र में। तीसरा उन्होंने वर्णन किया है कानून के समक्ष जो है वो सभी समान होंगे। कानून के समक्ष सभी समान। कानून के समक्ष क्या होंगे? सभी समान होंगे। और जो चौथा नंबर बोला गया है राष्ट्रीय भावना। उनकी राष्ट्रीय भावना के बारे में उन्होंने बताया कि इस प्रकार से हम सामाजिक विकास का मापदंड कर सकते हैं राष्ट्रीय भावना के विकास के आधार पर। और आपका 5वां नंबर बोला जा रहा है कि जो धन का जो विकेंद्रीकरण होता है वो न्यायपूर्ण तरीके से, मतलब हम लोग धन का जो संचय करते हैं वो क्या हो जाए? न्यायपूर्ण तरीके से हो। न्यायपूर्ण तरीके से संचय उसका किया गया। और 6 नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन हो। ये 6 प्रकार का उन्होंने मिचेल ने सामाजिक विकास का मापदंड बताया है।
क्वेश्चन नंबर 98 पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रेडक्लिफ ब्राउन है। और सर उसके बाद का आपका 99 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सामाजिक संरचना का प्रकारवादी दृष्टिकोण सबसे पहले किसने अभिव्यक्त किया था? तो सबसे पहले स्पेंसर ने इसके बारे में बताया था। और 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट प्रकारियों की अवधारणा किसने दी है? तो प्रकारात्मक सिद्धांत में प्रकट एवं अप्रकट अवधारणा जो है वो दी है मर्टन के द्वारा। और उन्होंने बताया है कि जो प्रकट प्रकार है, मर्टन के द्वारा देखिए उन्होंने बताया कि जो प्रकट प्रकार है वह किसी व्यवस्था के अनुकूल में सहायक व विषयनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ परिणाम होता है, और जो व्यवस्था की भागीदारी के द्वारा इच्छित एवं अभिज्ञात होते हैं। तो आज हम लोग हमारा 100 क्वेश्चन का सीरीज आज कंप्लीट होता है। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे राइटर्स तथा उनके बुक्स के नेम के बारे में, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो हमारे समाज के अंतर्गत आते हैं उसके बारे में जानते हैं। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में देखेंगे कि जाति के अंतर्गत किस जाति को किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार प्राप्त किया गया है, तथा झारखंड की जो जनजातीय शासन व्यवस्था है उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कौन सी जनजाति, कौन सी जाति की कौन सी शासन व्यवस्था चलती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।